वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारा जो सेशन चल रहा था, जो हम ये कर रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसके साथ कुछ अलाइड एक्ट्स बाद में हम करेंगे। तो पीएमएलए जिसे कहते हैं, और ईडी के बारे में हमने एक सेशन किया, लास्ट सेशन जो पांचवा सेशन था। अब इस छठे सेशन में हम बात करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। जब हम ईडी की बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि उनको बार बार कुछ भी करेंगे तो वो ईडी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड कवर में भेजेंगे, सर्च करेंगे, जो भी करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो उसमें वो उनको सील्ड कवर में डिटेल भेजेंगे। क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो पावरफुल एक वो है, मतलब वो एक मॉनिटरिंग टाइप भी है और कंट्रोल भी एक तरह से रखती है। तो अब सेक्शन 6 जो है वो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूटेड होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जो स्पेशल कोर्ट होता है वो क्रिमिनल पार्ट को डील करता है, ये क्वासी जुडिशियल पार्ट को, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि पैसा जो कहाँ गया, क्योंकि क्रिमिनल जो जस्टिस है उसमें तो उसको सजा मिलेगी कि उसने क्राइम किया है, लेकिन जो भरपाई होनी है एक्सचेकर की, या जो देश या समाज को जो नुकसान हुआ, उसका भरपाई जो है वो क्वासी जुडिशियल पावर से, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको कन्फिस्केट करके, बेच के, जो भी करके, उसमें से जो पैसा आएगा उससे उसकी भरपाई होगी। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स। इसको कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आमतौर पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहें तो हमें लगता है सिंगल पर्सन होगा, लेकिन ये सिंगल पर्सन नहीं है, 3 लोग हैं कम से कम इसमें, एटलीस्ट। इसमें 2 मेंबर्स हैं और एक चेयरपर्सन है, 3 लोग हैं। 3 किस लिए? ताकि फैसले लेने आसान हो। उसमें से भी एक एक्सपीरियंस्ड लॉ, जैसे उसको कहते हैं मेंबर लॉ, लीगल, और दूसरा होगा फाइनेंस या अकाउंट्स का माहिर। इस तरह के लोग होंगे, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के वहां बिठा दिया, तो इस तरह के लोग वहां पे होंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। और ईडी से ये इंडिपेंडेंट है, ईडी के कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो फिर वो कान से पकड़ के करवा लेंगे ना, तो वो इनके कान वो पकड़ते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ एडजुडिकेटर है ये ईडी के केसेस के लिए। अटैचमेंट मैटर्स, सिविल कोर्ट की भी, जैसे रिसीविंग एविडेंस, इस तरह की इसमें पावर रहती है इनके पास। विटनेस को एग्जामिन करना, कंपेलिंग डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, किसी को कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, दिखाओ। तो लेकिन ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है इनके, लेकिन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल, उसको इसको फॉलो करना। नेचुरल प्रिंसिपल, जस्टिस प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी को बिना सुने आप नहीं सजा दे सकते, कोई व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी उसको, उसको बताना कि क्या आपका कसूर क्या है, तभी वो डिफेंस ले पाएगा। इसलिए वो अरेस्ट के समय पे भी यही है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है इन राइटिंग देने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जैसे अटैचमेंट हुई किसी की प्रॉपर्टी की, तो उसमें सेक्शन 8 कहता है कि कैसे, क्या प्रोसीजर होगा। तो ईडी क्या करती है, कंप्लेंट फाइल करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने 30 दिन के अंदर अंदर, प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है, शोकाज नोटिस इशू करती है कंसर्न पर्सन को, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको शोकाज इशू करती है, और वो व्यक्ति उसका जवाब दे सकता है, या पर्सन हियरिंग के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने उसको कंटेस्ट करने, अटैचमेंट को कंटेस्ट करने के लिए वो वहां पेश हो सकता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो आ, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है भी कि नहीं है, वो जो प्रॉपर्टी अटैच की थी वो, क्योंकि ईडी ने तो ये कहा था कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से का पार्ट है या वही है, लेकिन अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली जो इनके एलिगेशंस थे और जो उसकी डिफेंस है और लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेंगे।
और अगर ये सेटिस्फाई है तो वो अटैचमेंट को कंफर्म कर देती है, और प्रॉपर्टी कैन बी रिटेन अप टू 365 days और until the special court decides whichever is later। तो साल भर के लिए 365 दिन तक ये रिटेन की जा सकती है प्रॉपर्टी आफ्टर कंफिस्केशन, अटैचमेंट जब कंफर्म होगी तो। और ये अटैचमेंट कंफर्म हो रही है, कंफिस्केशन नहीं है। और या इसमें और उसमें टाइम पीरियड क्या रखा है, 365 दिन, या जब स्पेशल कोर्ट में जब क्रिमिनल केस होगा वो जब डिसाइड होगा, जो बाद में होगा। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए जो ईडी ने कहा था, तो वो अटैचमेंट को रिवोक कर देती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाता है। फिर उसमें वो अपील का है ना प्रोविजन, हमने देखा था अपील का प्रोविजन है, तो अपील करनी है तो 90 दिन और रख सकते हैं, वो है। अब कंफिस्केशन बाय स्पेशल कोर्ट, ये तो अटैचमेंट को उसने वो रखा। अब अपॉन कन्विक्शन बाय स्पेशल कोर्ट, द कोर्ट में ऑर्डर कन्फिस्केशन ऑफ ऑल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब कोर्ट ने उसको दोषी पाया व्यक्ति को, और कहा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको, जो उसने वो ऑफेंस कमिट करने में की से अर्न की, अर्जित की, तो अब क्या होगा, कन्फिस्केशन से क्या होगा, एब्सोल्यूट टाइटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा उसका प्रॉपर्टी का। तो वेयर द ट्रायल कैन नॉट बी कंक्लूडेड, एब्सकॉन्ड कर गया, भाग गया, भगौड़ा हो गया है, तो adjudicating authority itself may order confiscation after affording an opportunity of hearing। अब व्यक्ति को रीजन, ऐसा नहीं कि उसको सुनना ही है, वो सुनने की उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर वो नहीं आता, भगौड़ा हो गया है, तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं वो एक्स पार्टी एक तरह से हो जाएगा। अब दूसरा इसमें आता है स्पेशल कोर्ट क्या है। जैसे हमने बात की स्पेशल कोर्ट है, तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हुई, एक पार्ट क्वासी जुडिशियल, अब दूसरा पार्ट है स्पेशल कोर्ट। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सेक्शन 43 में है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए सेक्शंस थे, 6 में बनी और 8 में वो जो प्रोसीजर वगैरह उसका दिया। तो इसका 43 सेक्शन जो पीएमएलए का है उसमें इसका जिक्र है। तो ये क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, तो ये स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अपना एक स्पेशल कोर्ट होगा। जैसे सीबीआई का होता है ना स्पेशल कोर्ट, ऐसे पीएमएलए का भी स्पेशल कोर्ट होगा। तो किसी एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट्स को या स्पेशल कोर्ट्स को पीएमएलए केस ट्राई करने के लिए और किससे वो गवर्नमेंट करेगी, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, भी किसको करें, क्या करें, तो चीफ जस्टिस साहब बताएंगे। तो स्पेशल कोर्ट में आल्सो ट्राई अदर ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ, ये नहीं कि वो यही करेंगे, वो और अगर खाली है तो वही करेंगे, बाकी भी कर सकते हैं। और अगर ये केस आ गया तो इसको तो वो करेंगे ही, वो उनको मतलब अधिकृत किया गया इसके लिए। तो अब इसमें क्या है कि जो अक्यूज्ड के जो बाकी चार्जेस हैं पीएमएलए के अलावा, जो बाकी उसके ऑफेंसेस हैं, मान लो बीएनएसएस में भी उसकी कोई ऑफेंस है, तो उसको भी यही कोर्ट देखेगा सेम ट्रायल में जो है। तो ये नहीं कि वो एक कोर्ट में जा रहा है पीएमएलए के लिए, दूसरे कोर्ट में जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएस के उसमें, तो वो एक ही उसमें भारतीय न्याय संहिता के कोई ऑफेंस है, तो वो उसी उसके लिए भी उसी कोर्ट में जाएगा वो व्यक्ति। अगर हम देखें एडजुडिकेशन ट्रायल एंड अपील स्ट्रक्चर पीएमएलए का, तो इसको अगर टेबल के हिसाब से हम देखें तो पहला था आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये कंफर्म करती है, रिवोक करती है प्रोविजनल अटैचमेंट को। कन्फिस्केशन एब्सकॉन्डिंग केसेस में कर सकती है। तो ये फर्स्ट लेवल सिविल एडजुडिकेटर है, ठीक है। ये अटैचमेंट को कंफर्म करती है या एब्सकॉन्डिंग केसेस में अ, वो भी करती है,
कन्फिस्केशन भी कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सेक्शन 26 में है। तो जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट विद इन 45 डेज, और ये पीरियड बढ़ाया जा सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉज दे कि मैं इस कारण से नहीं कर सका, मेरी माँ मर गई थी या मेरे कुछ ऐसा हुआ। तो अब इसमें सेक्शन 25 जो पीएमएलए का है, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसे कहते हैं सेफेमा। उस एक्ट के अंदर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको ही पीएमएलए का ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। तो वही ट्रिब्यूनल जो सफेमा का ट्रिब्यूनल है, वही ट्रिब्यूनल जो है पीएमएलए का भी ट्रिब्यूनल होगा। और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो सेक्शन 8 में जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट जो है वो ये सेक्शन 26 में पीले ट्रिब्यूनल जो है उसको सुनवाई करनी है। फिर आता है हाई कोर्ट, जिस स्टेट में है उस स्टेट का हाई कोर्ट सेक्शन 42 में। तो जहाँ पे अपील्स ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ है अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स, तो ये सीक्वेंसिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीलेट ट्रिब्यूनल जनरल हाई कोर्ट, और ये विद इन 60 डेज अपील होनी चाहिए। देन आता है स्पेशल कोर्ट्स, ये तो आ गया, ये आ गया आपका क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग का, जुडिकेटिंग अथॉरिटी पीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट। ये आ गया आपका क्रिमिनल पार्ट, जो उसका ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कन्फिस्केशन ऑर्डर एंड कन्विक्शन, उसको सजा देने का काम। अब इसमें जो सेक्शन 45 है वो स्टिपुलेट करता है कि जो पीएमएलए की ऑफेंसेस हैं वो कोग्निजेबल होंगी। कोग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगी, और ऑथराइज अफसर मे मेक अरेस्ट विदाउट एन अरेस्ट वारंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 में रीजन टू बिलीव या वो जो प्रोविजंस है उनकी पूर्ति करते हुए बिना अरेस्ट वारंट के जो ईडी का अफसर है, ऑथराइज्ड अफसर जो भी है, वो उसको अरेस्ट कर सकता है, ये सेक्शन 45 कहता है। अब इसमें स्पेशल कोर्ट और फिर एक आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो है वो यहाँ पे आता है, इसमें यूरिसडिक्शनल मैटर्स भी आते हैं कई बार, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी आती है। तो अब इसमें जो पीएमएलए है, ये स्टेट्यूटरी अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऐसा वो प्रोवाइड नहीं करता। एक्चुअली वो रूट क्या होता है, 136 आर्टिकल या 132 आर्टिकल, तो स्पेशल लीव पिटिशन या रिट यूरिसडिक्शन, अदरवाइज कोई अपील नहीं है पीएमएलए के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी या रिट पिटिशन हो सकती है। तो अब हम इस तरह से हमने अभी इस पार्ट को पूरा किया। अगला जो पार्ट है हमारा, सातवां जो सेशन हमारा रहेगा, वो रहेगा ओब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जो है अगले सेशन में करते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डे टू डे आप खबरें सुनते हैं तो उसको समझना आपके लिए आसान रहेगा। थैंक यू।